ओके या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मिन सैयद ऑफिशियल। आज प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट होने वाला है। ये सेकेंड पार्ट है। इसके बाद में यूकैरियोटिक सेल करेंगे एंड देन फाइनली न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स वाला पार्ट करेंगे। मेरा एक्सप्लेनेशन पता नहीं अपने आप लेंदी हो जाता है। आई थिंक मैं बहुत बार रिवाइज कराती हूँ इसलिए, लेकिन मैं ये ऐसा बिलीव करती हूँ कि लेक्चर में ही अगर टीचर जो है बार बार रिवाइज कर देना तो स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ना वहाँ पर ही याद हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी इजी चीज़ें होती है जो लेक्चर में ही याद हो जाती है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रही रहती हूँ। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स बन रहे हैं इस चैप्टर के। तो हर एक पार्ट को देखो, नोटबुक लेके बैठो और टेक्स्ट बुक लेके बैठो। टेक्स्ट जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ उधर पे मार्क करो पेंसिल से, उधर पे स्टार मार्क करो और इम्पॉर्टेंट IMP ऐसे लिख के उसको रिवीजन के लिए छोड़ो। तो आपके पास में जो नेक्स्ट टाइम आप जब भी चैप्टर खोलोगे तो आपके पास में एक नोटबुक्स का सेक्शन होगा और टेक्स्ट बुक का होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। वैसे तो टेक्स्ट बुक आपको बहुत बार रीड करनी है। नोट्स और एब्रीविएशंस, ये सारी चीज़ों की लिस्ट आपको मिलेगी ऑनलाइन। आप लोग देखोगे, सर्च करोगे टेलीग्राम पर, हर जगह। लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगी कि अपने नोट्स खुद से बनाओ और उसको कंटिन्यू रिवाइज करते जाओ, उसको बना के छोड़ नहीं देना है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर पे ध्यान दो। नेक्स्ट पार्ट हमारा यूकैरियोटिक सेल्स वाला होने वाला है। इस पार्ट में हम पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और इंस्टेड ऑफ गिविंग स्टूडेंट्स द एंटायर प्रैक्टिस शीट ऑफ द एंटायर चैप्टर, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस शीट बनाऊँ। आई थिंक दिस वुड बी मच बेटर। तो अभी से ऐसा करेंगे कि जैसे जैसे पार्ट्स होते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस शीट मैं अपलोड करूंगी। पूरा चैप्टर जब हो जाएगा तो होल चैप्टर का भी प्रैक्टिस शीट अपलोड करूंगी और टॉपिक वाइज भी अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप लोग को सारे प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, उसके PDFs मिलेंगे और फिर वीडियो सॉल्यूशंस जब भी आएंगे मैं वहाँ पर नोटिफाई करती रहूँगी। और भी बहुत सारे मटेरियल्स आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मुझे बताओ, वो भी मैं अपलोड करूँगी। तो इस तरीके से हम सारे चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाओ, उसके बाद में प्रैक्टिस शीट को पूरी डाउनलोड करो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देन आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो सॉल्यूशंस एंड इन दिस वे वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट समझेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आता है, रिवाइज विथ मी। बैक्टीरियाज आते हैं, यस। माइकोप्लाज्मास आते हैं, यस। क्या प्रोकैरियोटिक में वायरसेस आते हैं? क्या प्रोकैरियोटिक में वायरसेस आते हैं? नहीं, उनके पास में कुछ भी ऐसा न्यूक्लियस जैसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। उनके पास में या तो सिर्फ RNA होगा या तो सिर्फ DNA होगा। अगर एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट हुआ तो हुआ, नहीं तो वो भी कहीं पर नहीं प्रेजेंट होता है। अगर ठीक है वायरॉइड्स वगैरह में देखोगे तो वो नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये एक चीज है कि आप लोगों को याद रखना है, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल को इंक्लूड किया जा सकता है। वायरसेस भी प्रोकैरियोटिक में नहीं आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. PPLO क्या होता है? Puro pneumonia-like organisms. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. क्योंकि ये छोटे होते हैं इसलिए ज्यादा फास्टली डिवाइड कर सकते। अगर आप कोई फिश टैंक में फिश को रखोगे और अगर आप पेट्री डिश में कोई ठीक है बैक्टीरिया की कॉलोनीज बना रहे होंगे तो वहां पे बैक्टीरिया को आप जो जितना अमाउंट का फूड दे रहे हो और अगर उतना अमाउंट का फूड अगर आप फिश के लिए दोगे, ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि फास्टली ग्रो कौन करेगा? ऑफ कोर्स बैक्टीरियाज करेंगे। अगर फिश के आगे मंकीज रख दो, ठीक है, और मंकीज और फिश में अगर काउंट करो तो फिश कैसे फिश की क्वांटिटी ज्यादा जल्दी इंक्रीज होगी या फिर मंकी की पॉपुलेशन फास्टली इंक्रीज होगी? ऑफ कोर्स फिश की होगी, क्योंकि जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतना रैपिडली वो ग्रो कर सकते हैं। ये याद रखो, बैक्टीरिया जो है बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। उनको कोई भी ऐसा प्रोसेस अंडरगो करने की जरूरत नहीं। उनके लिए सेल डिवीजन ही क्या है?
पॉपुलेशन इंक्रीज करने का, रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। सेल डिवीजन कर दिया हमने, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, सिर्फ एक सेल डिवीजन, सिर्फ एक सेल डिवीजन। वेयरएज मंकी के लिए देखोगे, मंकीज के लिए पूरा पूरा साइकिल होता है, पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। और अगर मीडिएट में फिशेस का एग्जांपल देखोगे तो दे ले लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स एज कंपेयर टू मंकीज, ठीक है। तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसलिए अगर उनके एग्स को अगर सेफ रखा जाए तो ज्यादा अमाउंट ऑफ, ठीक है, बेबी फिशेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही अगर मंकी के केस में देखोगे तो इतना फास्टली वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये चीज याद रखनी है, आप लोग को आगे भी काम आने वाला है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना, ठीक है, रिप्रोडक्शन कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, ठीक है। जनरली स्मॉलर मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स, अब यूकैरियोटिक कैसा है, एडवांस लेवल का है। वही और बैक्टीरिया देखो तो बैक्टीरिया का साइज भी डिफर करता है और वो थोड़े प्रिमिटिव नेचर के, तो उनके अंदर इतने कॉम्प्लिकेट प्रोसेस भी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी नहीं है। दे जस्ट हैव टू अंडरगो सेल डिवीजन। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। Yes, we know this four basic shape of bacteria are Bacillus, Coccus, Vibrio, ठीक है, and Spirillum। ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में भी दिया हुआ है कि Bacillus क्या होता है, रॉड लाइक। वहां पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर भी बना के समझाया है। Bacillus इज रॉड लाइक, तो सिंपल रॉड लाइक शेप का स्ट्रक्चर होगा, रॉड शेप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, Bacillus के लिए। Coccus के लिए देखेंगे तो कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये बैसिलस है, यहाँ पर स्पोर्स देखने को मिलेंगे बैसिलस में, दिस इज बैसिलस, ठीक है। ये वाला बैसिलस है, ये वाला स्फेरिकल है। सिंपल स्फेरिकल से याद रखो कोकस, कोकस के अंदर ओ आ रहा है, दैट मींस ये कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। विब्रियो, विब्रियो कैसा होता है, कॉमन शेप्ड, ऐसे वाले इसके अंदर के क्या होते हैं, बैक्टीरियाज ऐसे शेप्ड के होंगे, ठीक है, ऐसे शेप्ड के मिलेंगे, ठीक है। और एक हो जाता है स्पिरिलम। स्पिरिलम बहुत सिंपल है, स्पिरिलम ये वर्ड के अंदर ही आपको स्पाइरल मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे आप समझ सकते हो, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप। तो ये आपके हो जाते हैं 4 तरीके के, बेस्ड ऑन दैट शेप्स 4 तरीके के बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलते हैं। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide varieties of shape and functions। जो इनके अंदर जो shapes देखने को मिलेंगे, उसके अंदर बहुत shapes जो होते हैं, इनके अंदर बहुत variations देखने को मिलेंगे, उनके functions भी बहुत differ करते हैं। कोई जो सेल होता है वो पैरासिटिक नेचर का होता है, whereas कुछ सेल जो होते हैं वो पैरासिटिक नहीं होते हुए कोई फूड के थ्रू ग्रो कर रहे होते, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है काफी हद तक यूकैरियोटिक सेल से सिमिलैरिटीज शेयर करता है, लेकिन कहीं कहीं पे डिफरेंसेस आते हैं जो आप देखेंगे आगे। ऑल ये डायग्राम्स में अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें प्रोकैरियोटिक सेल अभी शुरू कर दिया, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे डिफरेंसेस देखे जाते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स, all the prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in the mycoplasma. Fluid matrix filling the cell is the cytoplasm, ये हमें पता है। There is no well defined nucleus in prokaryotic cells, ये भी पता है। The genetic material is basically naked। क्यों genetic material naked बोला गया है, because यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा नहीं जाता, ठीक है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि कोई बैक्टीरिया ले लो या फिर पीपीएलओ ऑर्गेनिजम्स ले लो, तो अगर इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अब न्यूक्लियस क्या कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियस में यू हैव द जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्योंकि न्यूक्लियस के पास में उसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्रोमोसोम्स बेसिकली कैसे हो गए, ओपन हो गए, फ्री हो गए। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, The genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane. They do not have a nuclear membrane. ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट स्टेट्स इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, ठीक है। जीनोमिक डीएनए मतलब कौन सा डीएनए, जो बेसिकली सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, जो मेन डीएनए होता है, जो मेन हेड फंक्शन करता है, जो हेड की तरह बिहेव करता है, वो आपका होता है जीनोमिक डीएनए, जो आपके जीन्स में प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली मेकिंग योर जीन्स, ठीक है। तो जो जीनोमिक डीएनए होता है ये बैक्टीरिया में कैसा मिलता है, ये सिंगल क्रोमोसोम वाला मिलेगा या तो फिर सर्क्यूलर शेप का मिलेगा, सर्क्यूलर डीएनए मिलेगा। तो ये आपके जीनोमिक डीएनए, ये मेन डीएनए होते हैं। इसके अलावा और
भी तरीके के डीएनए प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज में? हाँ, प्रेजेंट होते हैं। उसका नाम क्या है? प्लाज्मिड्स कहते हैं। वैसे एक्स्ट्रा एडिशनल डीएनए को जो कि न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, वो एडिशनल डीएनए होते हैं, वो डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स होते क्यों है? to attain the particular organism with to give them with certain phenotypic characters. Phenotypic characters मतलब कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर कुछ आ जाती है। जैसे कि क्या आ सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम समझेंगे कि एक्स्ट्रा इनके पास में जो एडिशनल फीचर इनके पास में आता है, उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। हाउ इज दिस एन एग्जाम्पल? रेजिस्टेंस मतलब कोई चीज को रुकाना, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम कहां अप्लाई करते हैं? बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई बैक्टीरिया की वजह से फीवर हो जाता है, तो वी कंज्यूम एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स करते क्या है? बैक्टीरिया को स्लो डाउन करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इट किल्स देम, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स के भी अगेंस्ट अगर कोई काम कर सके, मतलब एंटीबायोटिक्स का जो फंक्शन है, उनका जो एक्टिविटी है, उसी को रुका दे, तो ये वाले कैरेक्टर्स कहां से मिलते हैं? इनको प्लाज्मिड्स के थ्रू मिलते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि बैक्टीरियल वाले जो फीवर्स होते हैं, उसके अंदर नए नए तरीके के आपको स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं बैक्टीरियाज में। हमने सुना है कि बैक्टीरियाज के आपको एक फीवर हुआ, उसके बाद में अगर वो जो है उसको अगर आप कोई एंटीबायोटिक से अगर शुरुआत के स्टेज पे कर रहे हो तो वो रुक जाता है, लेकिन अगर वो आगे के सीरियस स्टेजेस में अगर चला जाता है तो वो नए स्ट्रेन्स अपना लेता है, मतलब कि उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस, कोई पावर आ जाती है, ठीक है, जिससे वो एंटीबायोटिक्स के साथ में अगेंस्ट लड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इसको किसके थ्रू मिलता है? यही एडिशनल डीएनए के थ्रू मिलता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड, ठीक है। बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए इनके पास में प्रेजेंट होता है। दी स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड व्हाट? प्लाज्मिड्स। द प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्स, मतलब वो उन्हें देगा, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या देता है? सर्टेन यूनिक phenotypic characters to such bacteria. One such character is रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। आपके पास में आगे चैप्टर आने वाला है 12th स्टैंडर्ड में, जिसको आपको एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं और एक जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं। जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स में जीन्स के रिलेटेड बात होगी, एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होती है और एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट होती है। फिनोटाइपिक वो कैरेक्टर्स होते हैं जो दिखने में आ रहे हैं। फिनोटाइप रिलेटेड टू फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल कैरेक्टर्स हमेशा दिखने में आते, ठीक है। तो आपके पास में जो भी डोमिनेंट वाला होगा वो दिख के आएगा। तो फिनोटाइप रिलेटेड टू फिजिकल कैरेक्टर्स, तो ये इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, हाँ ये थोड़ा नया होगा, लेकिन इसको आपको अभी यूज टू होना पड़ेगा। फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। Next, in higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation. So important. आगे चैप्टर आने वाला है बायोटेक्नोलॉजी, आई थिंक ये 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। इस चैप्टर में पूरी तरीके से आप लोगों को सिर्फ यही समझना है कि बैक्टीरिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। वास्ट एप्लीकेशंस है इसके, और ये जो पर्टिकुलर हमको कैरेक्टरिस्टिक पता चली है बैक्टीरिया की, इसने पूरा गेम चेंज कर दिया है। It was a game changer discovery कि हमें ये पता चला कि हम बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया में कोई चीज, अगर कोई फीचर अगर नहीं प्रेजेंट है, हम उसके अंदर वो फीचर इंड्यूस कर सकते हैं। वो किसके थ्रू होता है? बेसिकली दिस प्लाज्मिड के थ्रू होता है। ये प्लाज्मिड क्या होता है? एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए दैट कॉन्फर्स द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विद एडिशनल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। चीज के एग्जांपल में आप लोगों को याद रखना है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इतना अगर आप लोग याद रख लोगे, ये पूरा पार्ट आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। व्हाट इज अ फॉरेन डीएनए? हमारे पास में पर्टिकुलर कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको इंड्यूस करानी है। लाइक फॉर एग्जांपल, ऐसे कोई बैक्टीरियाज है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स जो है असर कर देना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर ये बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होगा तो हम बैक्टीरिया में इंड्यूस कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसे बैक्टीरिया ले लो, ठीक है, कोई ऐसे बैक्टीरिया ले लो जिसके पास में ये फीचर प्रेजेंट है कि वो एंटीबायोटिक्स के साथ में लड़ सकता है और एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। तो वो वाले फीचर का जो डीएनए होता है, मतलब कि जो डीएनए पे इस फीचर के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो डीएनए का पार्ट, वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, क्या वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट
जो हमारे काम का है वो फ्रेगमेंट को हम कट करते हैं। दिस इज द होल डीएनए। सपोज इसके अंदर से इतने वाले पार्ट में अगर हमारे पास में जो काम का डीएनए है, मतलब जिसके ऊपर ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दिलवाएंगे उसे, तो ये वाला फ्रेगमेंट हम कट करेंगे। जो बैक्टीरिया में इंड्यूस कराना है उसका प्लाज्मिड लेंगे, ठीक है, या तो फिर कोई और डोनर प्लाज्मिड लेंगे। वो पर्टिकुलर प्लाज्मिड सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, याद रखना। प्लाज्मिड कैसा शेप्ड होता है, तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड में कट्स डालेंगे, इसके अंदर स्पेस बनाएंगे और ये वाला पर्टिकुलर पार्ट इसके अंदर क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं पिंक कलर से बनाती हूँ, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, जो न्यू प्लाज्मिड बनेगा वो कैसा होगा, दिस इज अ पार्ट, और इसके अंदर हमने न्यू चीज इंड्यूस कराई है, तो ये वो पार्ट इसके अंदर एक्स्ट्रा दिखने में आएगा, ठीक है। तो ब्लैक वाला पार्ट वाज द ओल्ड पार्ट जो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने यहां से न्यू फ्रेगमेंट निकाला, उसको इसके अंदर इंड्यूस किया, तो ये वाला पार्ट भी एक एक्स्ट्रा एडिशन आ गया। अब अगर ये जीन्स इसके अंदर आ रही है, ये जाएगा, रेप्लिकेट होगा, ठीक है। बेसिकली नए सेल्स जो भी बनेंगे उनके अंदर ये पर्टिकुलर जीन क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। अगर जीन इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो बेसिकली वही वाले प्रोटीन्स कोड करेगा और वो प्रोटीन्स क्या करेंगे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स दिखने में आएंगे उसके बाद। तो बेसिकली काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये डीएनए फ्रेगमेंट काम कर रहा है। ये डीएनए फ्रेगमेंट को हमने किसके अंदर इंड्यूस कराया है, प्लाज्मिड के अंदर। ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है जिसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में लिंकेजेस है, ऐसे आप छोड़ के नहीं चल सकते हो कि 11th स्टैंडर्ड का छोड़ दिया और 12th स्टैंडर्ड का करके जा रहे हैं। आप लोग को सारी चीजें करनी है और वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ठीक है, लिंकेज करना है, कंपैरेटिव स्टडी के साथ में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, एक बैक्टीरिया को हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अनदर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म चेंज कर रहे हैं, ठीक है, विद फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए मतलब बाहर का कोई आउटसाइड का डीएनए हम उसके अंदर डाल रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, बहुत बेसिक। No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes। जितने भी हमने यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या पढ़ लिया हमने, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेंट्रोसोम्स, ये सारे ही जो होते हैं किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो आपको हर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में मिलेगा। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अब ये इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटा टॉपिक दिया हुआ है, आगे इंक्लूजन बॉडीज का एक पैराग्राफ है, लेकिन वो भी आई थिंक बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ है। तो इंक्लूजन बॉडीज में आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, इंक्लूजन्स जो है आपको प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते क्योंकि ये कोई ऑर्गेनल ही नहीं बना रहे, ये बेसिकली सिर्फ एक रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में एक जगह स्टोर किए हुए होते हैं। तो इनके पास में क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, अभी जैसे कोई सेल के अंदर कोई रिएक्शंस हो रहे थे, और रिएक्शंस की वजह से कोई प्रोडक्ट्स बने और उसके साथ में कोई बाय प्रोडक्ट्स बने, मतलब कि वो प्रोडक्ट्स के साथ में कोई एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बने हैं, उसे हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। वो बाय प्रोडक्ट्स अगर सपोज प्रोटीन्स के फॉर्म में है तो उसको कहीं हमको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी चीजें जिसको हम स्टोर करके रखते हैं उसे बोलते हैं हम रिजर्व मटेरियल्स। क्या कहेंगे उसे, रिजर्व मटेरियल्स। अब ये किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में, ठीक है। तो इंक्लूजन bodies are nothing but reserve materials of the byproducts of the cell reactions that are taking place. Very simple, ठीक है। नॉर्मली इतना समझो कि कोई भी अगर हमारे पास में कोई भी ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं रिएक्शंस में, तो उसको एक जगह स्टोर करके रखना है, उसको ऐसे पूरे साइटोप्लाज्म में फैलाना नहीं है, बिकॉज और भी रिएक्शंस लिंक्ड होते हैं, तो उसको एक जगह स्टोर करके रखने के लिए इंक्लूजन बॉडीज बनती है। अ स्पेशलाइज्ड differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes। तो mesosomes जो है आपके पास में प्रोकैरियोट्स का एक डिस्टिंक्ट फीचर कह सकते हैं इसे, ठीक है, जो किसमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, मेसोसोम्स देखने को मिलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेसोसोम्स होते क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ये सेल के क्या होते हैं, इनफोल्डिंग्स होते हैं, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स निकल के आए रहते हैं। डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैसे, अभी मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पूरा सेल है। इधर पे खाली हम अभी स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से कोई चीज ऐसे निकल के आ रही है, ठीक है, छोटी भी है बड़ी भी है, ऐसी कुछ बॉडीज निकल के आ रही है। ऐसी भी हो सकती है या तो फिर ऐसी सर्कुलर शेप में, ठीक है। इसके आगे आई थिंक स्ट्रक्चर भी इसका दिया हुआ है, वी विल स्टडी इट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, ठीक है। सेल एनवेलप, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो यहाँ पर हमें सेल एनवेलप देखा जाता है। सेल एनवेलप कब बोलेंगे इसे, जब हमारे पास में एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। मतलब कि सेल की कवरिंग जो है, एक लेयर से ज्यादा लेयर अगर प्रेजेंट होगी तो वो पूरा मिला के क्या बनाएगी, सेल एनवेलप बनाएगी, ठीक है। क्या बनाएगी, ये सेल एनवेलप बनाएगी बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम सेल एनवेलप सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में एक से ज्यादा लेयर्स होती है, 2 से ज्यादा लेयर्स होती है, जो उसको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसको पूरा मिला के हम क्या कहते हैं, सेल एनवेलप कहते हैं। ये सेल है, इसके बाहर कोई चीज सेल वॉल प्रेजेंट होगी, इसके बाहर एक और एक एनवेलप, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। जिन तीनों चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं, सेल एनवेलप कहते हैं, ठीक है। उसके मॉडिफिकेशंस मतलब क्या, अलग अलग टाइप्स के सेल एनवेलप देखे जाते हैं, ठीक है, तो वो अभी समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में यही समझेंगे कि सेल एनवेलप में क्या आता है और मॉडिफिकेशंस उसके कौन से। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू हो गया है। अभी इसकी रीडिंग शुरू करेंगे और रीड करके समझेंगे कि एक्चुअली सेल एनवेलप टेक्स्ट बुक वाइज क्या होता है एंड व्हाट इज एनसीईआरटी ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग विद सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। इसका ओवरव्यू अभी हो गया है। अभी रीडिंग करके समझेंगे कि एक्चुअली सेल एनवेलप क्या है और उसके क्या मॉडिफिकेशंस है जो हमको प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो यहाँ पर मेन फोकस किस पे दिया गया है, बैक्टीरियल सेल पे। बैक्टीरियल सेल मतलब एंटायर मोनेरा का किंगडम, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटिस्टा ना देखते हुए हम किसका एग्जाम्पल रखेंगे, किसको एक स्पेसिमेन मान के हमको ये पूरा रीड करना है, बैक्टीरियाज के हम बेसिकली सेल एनवेलप के बारे में स्टडी करेंगे। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया कि एनिमल और प्लांट सेल्स में एक लेयर का आउटर लेयर होता है, आउटर जो मेम्ब्रेन है, उसके बाद में सेल वॉल होता है, वो प्लांट्स में होता है। एनिमल सेल में देखोगे तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो ये एनिमल और प्लांट सेल में देखोगे तो एक या तो 2 लेयर मिलेगी। लेकिन वही हम बैक्टीरिया में देखेंगे, बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनके अंदर, ठीक है। तो इनके पास में जो ठीक है प्रोटेक्टिव लेयर जो बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, एज एन आउटर लाइनिंग, ठीक है, ऑफ द सेल, कैसा होता है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अभी इसको हम लेयर वाइज समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। लुक, द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल। देखो सबसे बाहर ये हमारा, ये समझो ये हमारा सेल है, ये कोई भी एक बैक्टीरियल सेल है। तो यहाँ पे जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज बेसिकली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमें सबको पता है। मोनेरा में एक एक्स्ट्रा क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, दैट इज डेफिनेटली द सेल वॉल। तो इनके पास में क्या होती है, सेल वॉल होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स समझेंगे, ठीक है। तो द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आउटर से इनर अगर जाएंगे, यहाँ पर आउटर से इनर की अगर बात करें तो सबसे बाहर ये कौन सी लेयर है, ये है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका सेल वॉल जो प्लांट और सेल में मिलता है, कुछ प्रोटिस्टा में भी मिलता है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हर एक सेल में प्रेजेंट होता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये 3 लेयर समझ में आने चाहिए आपको बहुत अच्छे से कि 3 लेयर कौन से। सबसे बाहर वाला लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स का, ठीक है। उसके इनर वाला लेयर, ये वाला जो लेयर है दैट इज योर सेल वॉल, दिस लेयर इज योर सेल वॉल, ठीक है। और जो इनर वाला लेयर है, द इनर लेयर किसका है,
इनर लेयर किसका बना है, इनर मोस्ट लेयर, ये वाला लेयर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये समझ आया, ये बीच वाला लेयर किसका है, दैट इज योर सेल वॉल, और ये आउटर साइड वाला लेयर कौन सा है, दैट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम समझेंगे ग्लाइकोकैलिक्स एक्चुअल में क्या होता है। ऑलराइट, सो let's now read what is NCERT telling us. The cell wall, the cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure, outermost glycocalyx followed by cell wall and then plasma membrane. हम outer से inner side जा रहे हैं, यह आप visualize करो, बाहर side क्या present है, glycocalyx। सबसे inner में हमेशा plasma membrane होगा, inner में कोई cell wall, कोई glycocalyx नहीं आता है। बाहर की तरफ protection की जरूरत है, बाहर plasma membrane क्या करेगा। तो हम यही समझ रहे कि outer से inner side जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, glycocalyx आएगा, और सबसे inner में क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of envelope performs distinct function, ठीक है, हर एक लेयर का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मोटिलिटी में काम आता है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसीलिए उसका मोटिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब मूवमेंट उसके कम हो जाते हैं। अगर सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स को हटा देंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअल काम क्या होता है, वो जस्ट डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा कि वो ठीक है सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। तो हमारे WBCs जो होते हैं हमने देखा है वो डायपेडेसिस करते हैं। डायपेडेसिस क्या होता है, WBCs में मिलता है ह्यूमंस में, ठीक है, WBCs में मिलता है। ये क्या करते हैं एक्चुअली, सेल ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स है, कोई भी लाइनिंग है, कोई भी एपिथेलियम है, तो उसके अंदर से अगर पास ऑन करना है, कहीं दूसरी जगह पास करना है, तो वो इतने अच्छे से उनका मूवमेंट होता है, ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर मतलब बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लाइनिंग्स क्रॉस करने के लिए मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खुद सेमी फ्लूइड है, यस वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो इनर वाला साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो उसको बाहर जाने से रोक रहा है। तो दैट इज वन काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। सेल वॉल क्या कर रहा है, तो सेल कोलैप्स होने से बचा रहा है, राइट। और सेल वॉल जो है उसको डीके नहीं करता, ठीक है। सेल वॉल में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरियाज को हाईली प्रोटेक्टिव और रेजिस्टेंट बना देते हैं, इवन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, फ्रॉम हॉट टेम्परेचर्स, फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर्स, वो क्या नहीं होते, डीके नहीं होते, ठीक है। तो ये इसका क्या किसका काम है, ये सेल वॉल का। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है, तो ग्लाइकोकैलिक्स का, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to staining procedure developed by Gram, ठीक है। अब ये ग्राम साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर निकाला जिसके बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरियाज को, ठीक है, दो क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, ये किसके बेसिस पे हो रहा है, स्टेनिंग के बेसिस पे। स्टेनिंग क्या है, हम कोई एक डाई मतलब कि कलर में उसको क्या करते हैं, ठीक है, स्पॉटिंग करते हैं, बेसिकली हम उसको डाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डाइंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम कलर्स देते हैं। अगर कोई सेल वॉल, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ये कलर, ये स्टेन अगर ले लेता है तो वो ग्राम पॉजिटिव हो जाता है, और अगर वो स्टेन नहीं लेता या फिर एकदम लाइटली स्टेन्ड होता है तो वो क्या हो जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, पहला क्या बताया हमको कि बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप्स, ठीक है। सेल एनवेलप में कितने कैसे डिफरेंसेस होते हैं उस बेसिस पे हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ये किसने निकाला था, ठीक है, हमारे ग्राम साइंटिस्ट ने निकाला था। दोज दैट टेक अप द gram stain are positive, gram positive, and the others that do not आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स देखना है, ग्लाइकोकैलिक्स का कॉम्पोजिशन और उसकी थिकनेस के बेसिस पे दो तरीके के हमको ग्लाइकोकैलिक्स मिलते हैं। एक होता है बहुत ही, जैसे मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, तो ये ज्यादा ठीक है डेंस नेचर का होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये वाला फर्स्ट टाइप है जो कि स्लाइम लेयर उसे बोलते हैं। क्या आपने कभी स्लाइम से खेला है,
यू नो वन थिंग कॉल्ड एज स्लाइम, जो बहुत ही ऐसा स्लाइमी उसका टेक्सचर होता है, इट इज वो चिपक जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन आप उसको, वो दिखने में ऐसा लगेगा कि फ्लूइड है, लेकिन आप उसको हाथ में लोगे तो आपका हाथ गीला नहीं होता। तो वैसे नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं स्लाइमी लेयर। तो यहाँ पर आपको जो लेयर मिल रही है दैट इज एग्जैक्टली स्लाइमी इन नेचर। वो ना तो सेमी फ्लूइड कही जा सकती है, ना तो सेमी सॉलिड, वो उनके बीच में कहीं होती है, ठीक है। तो वो वेट भी नहीं करती है सरफेसेस को, और ना तो वो एकदम ही सॉलिड नेचर की होती है, वो स्लाइमी टेक्सचर की होती है, मतलब कि थोड़े सॉफ्ट नेचर की होती है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। इनका कॉम्पोजिशन और इनकी थिकनेस अगर जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत ईजी है समझने में, राइट। इट कुड बी अ लूज शीथ। शीथ का क्या मतलब होता है? शीथ मतलब कवरिंग, ठीक है। कोई भी चीज का कवरिंग, एक पर्दे के जैसा कवरिंग होता है, उसे हम शीथ कहते हैं। लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। अगर स्लाइम लेयर है तो क्या मुझे बताओ उसका कोई परफेक्ट शेप होगा? नहीं। वो कैसे टेक्सचर का होगा? ऐसे टेक्सचर का होगा, ठीक है। तो इनके पास में क्या होता है? स्लाइम लेयर, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनका आउटर ग्लाइकोकैलिक्स कैसे नेचर का होता है? लूज शीथ नेचर का होता है, जिसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ। टफ मतलब अगर ये टफ है तो ये कैसा होगा? परफेक्ट शेप में होगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? कैप्सूल, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर पार्ट को, ऐसे पर्टिकुलर ग्लाइकोकैलिक्स को जो कि थिक है और टफ है, उसे बोलेंगे कैप्सूल। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, जस्ट कीप ऑन विजुअलाइजिंग, ठीक है, एंड यूल get what the words are saying. Slime layer related to slimy texture, capsule related to hard structure, ठीक है, hard structure. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing, ठीक है। तो हमारे पास में सेल वॉल का क्या फंक्शन आता है वो समझना है। हमको पता है सेल वॉल क्या करता है, बेसिकली कोलैप्सिंग से प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है, और एक शेप, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। मतलब कि कहीं कहीं पर क्या होता है, वाटर ऑस्मोसिस ज्यादा हो जाता है, वाटर कंटेंट, वाटर लेवल अगर सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है तो सेल क्या कर जाती है? बर्स्ट कर जाती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो उस केस में जब भी ऐसा होगा, ठीक है, तो उस केस में कोलैप्स करने से कौन बचाता है? बेसिकली सेल वॉल्स बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लास्ट पार्ट है ये, आई गेस, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो अपने पास में एक पर्टिकुलर सेल है, वो आइसोलेटेड है, अगर उसके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो ना तो वो कोई चीज ले सकता है, ना तो वो कोई चीज दे सकता है। क्यों? देखो, एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सेल वॉल तो डेड लेयर है, उसके अंदर तो सब चीजें आ सकती है। यस, आ सकती है, लेकिन क्या इसके अंदर से इसके अंदर आ सकती है क्या? सेल वॉल से तो, सेल वॉल के अंदर तो आ जाएगी, वो डेड लेयर है क्योंकि, लेकिन सेल वॉल से पास होके क्या वो सेल के अंदर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो ये पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। एक तो ये सब चीजों को, पहली बात, ये सब चीजों को नहीं आने देता, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, वो उसी पर्टिकुलर चीजों को लेता है इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इंटरैक्ट क्यों बोला है? क्योंकि ये बेसिकली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इनफोल्डिंग्स नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक आउटग्रोथ्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यू रिमेंबर दिस प्लाज्मोडेस्माटा। ये सारे वर्ड्स आप लोगों को ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में काम आएंगे। आई थिंक ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर ही ये साल निकाल दिया है मैंने, अभी मैंने देखा तो ये चैप्टर नहीं था। इनफैक्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है वो भी नहीं था, ठीक है। एंड बहुत सारे चैप्टर्स निकल गए। मिनरल न्यूट्रिशन जो इतना डिफिकल्ट लगता है लोगों को, क्योंकि उसके अंदर हर एक अलग अलग एलिमेंट्स है, मिनरल्स थे जिसको आपको फंक्शन वाइज याद करना था। उसके अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी क्या डिफिशियंसी हो जाएगी, ये सब कुछ याद करना था। और फिर दूसरा वो नाइट्रोजन साइकिल उसके अंदर था, वो इतना डिफिकल्ट होता था, बैक्टीरिया का नाम याद करना। तो थैंकफुली वो पूरा चैप्टर ही अभी निकल गया है, तो उसका भी टेंशन आप लोग को थोड़ा कम हो गया है। आई थिंक ये साल वो चैप्टर्स में से क्वेश्चन ही आएंगे क्योंकि बेसिकली एनसीईआरटी से ही वो चैप्टर निकल गए। तो एक मिनरल न्यूट्रिशन, एक ट्रांसपोर्ट और एक डाइजेशन वाला चैप्टर तो आई थिंक बहुत लोगों को समझता भी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर इतनी
सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई रहती थी एनसीईआरटी में, आई गेस, क्योंकि डाइजेशन एक स्मॉल प्रोसेस नहीं है, उसको थोड़े से 2-4 पेजों में, 4-5 पेजों में नहीं समझाया जा सकता। तो वो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन थी जो लोगों को समझ में भी नहीं आती थी अनटिल एंड अनलेस दे डू नॉट कनेक्ट विद अ टीचर, ठीक है, विद सर्टिफाइड प्रोफेशनल टीचर से अगर वो कनेक्ट नहीं करेंगे, बायोलॉजी टीचर से, तो वो समझ में भी नहीं आते थे वैसे चैप्टर्स। तो आई थिंक दैट इज अ गुड स्टेप, अच्छा हुआ निकल गया वो चैप्टर, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर निकले, और शुरुआत के कौन से चैप्टर्स निकले आई डोंट रिमेंबर। वी विल जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, जो चला गया है उसको बस अभी माइंड से ब्लैंक कर दो, उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास में ऑलरेडी सिलेबस पड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ रहे थे। अब वो प्लाज्मोडेस्माटा और ये सारे जो ऑर्गेनल्स है, इसका बहुत बड़ा रोल था ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। नाउ विल सी आगे रेस्पिरेशन, और इसमें भी काम आएगा फोटोसिंथेसिस में, विल डिस्कस इट देयर, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर, इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपके प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में, दोनों में सिमिलर होता है। हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर भी आया है, ठीक है, जो आगे टेक्स्ट बुक के पेजेस में दिया हुआ है, ठीक है। अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम। मीजोजोम के बारे में हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ा, विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशंस आर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले ऐसे, ठीक है, ऐसे सिलेंडर शेप बन रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके मीजोसोम, सिलेंडर शेप। इसको बहुत ज्यादा जूम करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, वहां पे समझ में आएगा कि ये जो सो दीज वेसिकल्स आर इन एक्चुअली, ठीक है, अगर जूम करके देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। तो इसके अंदर से बेसिकली चीजें पास आउट हो सकती है। तो वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स मतलब बहुत छोटे, बहुत ही माइन्यूट ट्यूब्स, उसके फॉर्म में, और लैमेले के फॉर्म में ये हमको मिलते हैं। लैमेले आर नथिंग बट लॉन्ग काइंड ऑफ एक्सटेंशंस, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे इसको ड्रॉप करने की जरूरत है, ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है। तो ये अब ये मीजोसोम्स का पार्ट हमने ऊपर भी समझा, अभी भी समझ आ गया होगा मीजोसोम्स एक्चुअल में क्या होते हैं, किस काम आते हैं, रेस्पिरेशन में काम आते हैं, इनफैक्ट ये एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, इनका बहुत सारा रोल होता है। विल सी इट लेटर, इनफैक्ट सेल डिवीजन में भी मीजोसोम्स का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज दे हेल्प इन सेल वॉल। अब इनके फंक्शंस यहाँ पे बताए हुए, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। मीजोसोम्स किस में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में। मीजोसोम्स किस में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में। इनका काम क्या है, पहला काम हमने देख लिया, क्या काम है इनका, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, मतलब कि सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल है, एज आई सेड, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, सिक्रीशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। तो अगर मीजोसोम्स ऐसे कोई भी ऐसी इनफोल्डिंग्स निकल रही है, कोई भी ऐसे लॉन्ग, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ठीक है, हमको ये, ठीक है, विलाय, ठीक है, हमको ये, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर्स में भी मिलता है, जहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। अब डाइजेशन नहीं है तो इस चीज को भी भूल नहीं जाना, ठीक है। आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम में बताया है कि सीलिया अगर प्रेजेंट है तो ये क्या है, बेसिकली लॉन्ग एक्सटेंशंस है। तो वो क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कहाँ मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। और ऐसे ही टाइप के एक एक्सटेंशंस होते हैं जो क्या, मेसोसोम्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, दे हेल्प इन वेरियस फंक्शन, जैसे कि हमने पढ़ लिया डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, ठीक है, और अपना सेल वॉल फॉर्मेशन, और दूसरा रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर का एंजाइमेटिक कंटेंट भी किसकी वजह से इंक्रीज होता है, बेसिकली मीजोसोम्स की वजह से होता है, ठीक है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, देयर आर अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स व्हिच कंटेन पिगमेंट्स। तो क्या क्रोमैटोफोर्स एंटायर बैक्टीरिया की किंगडम में मिलते हैं क्या, नहीं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब पार्ट्स में मिलते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया में ही मिलते हैं, ठीक है। कौन है वो, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, मीजोसोम्स की जगह दे हैव कलरफुल
एक्सटेंशंस, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्स ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है तो वही कलर के, ठीक है, इनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली मीजोसोम्स का काम कर रहे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। व्हाट इज क्रोमा, क्रोमा रिलेटेड टू कलर, क्रोमैटोफोर्स मतलब कि एक्सटेंशंस, ठीक है। तो कलर्ड एक्सटेंशंस इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो सेम फंक्शन करते हैं एज इन केस ऑफ मीजोसोम। तो बस यही नाम का फर्क है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कैटेगरी, ठीक है, वो उनका जो पार्ट्स होता है, पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स व्हिच कंटेन पिगमेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो अब ये पैराग्राफ में हम फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे, पिलाई के बारे में पढ़ेंगे और सीलियास, ये सारी चीजें हम, ठीक है, पिलाई और फिम्ब्रिए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब में डिफरेंसेस क्या है। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। अब फ्लैजेला आपको बहुत सारी जगहों पे देखने मिलेगा, फ्रॉम प्रोटिस्टा, फ्रॉम बैक्टीरिया टू वेरियस फंजाई, आपको फ्लैजेला देखने को मिलता है। तो फ्लैजेला बेसिकली क्या है, फ्लैजेला एक ऐसा एक्सटेंशन होता है जो मोटिलिटी स्पेशली लोकोमोशन में काम आता है। तो फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर सेल जो होगी कैसी होगी, ठीक है, मोटाइल नेचर की होगी। फ्लैजेला फंजाई किंगडम में कहाँ मिलता है, तो हमने पढ़े थे वो एस्कोस्पोर्स, जूस्पोर्स, ये सारे कैसे होते हैं, मोटाइल नेचर के होते हैं। दे कैन मूव, दे कैन लोकोमोट फ्रॉम द प्लेसेस, ठीक है। तो बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। तो एक सिंगल फ्लैजेला, डबल फ्लैजेला, ऐसे फ्लैजेला से लेके बहुत वेरियस नंबर के फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इट डिपेंड्स। ओके, तो बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। या तो वो एक ही जगह लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होंगे या तो फिर बहुत ही वेरियस अलग डिफरेंट शेप्स में वो मिलेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। फिलामेंट क्या है, फिलामेंट नाम से समझ आ रहा है, एक लॉन्गेस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज योर फिलामेंट। हुक क्या है, यहाँ पर जो बेसिकली सबस्ट्रेटम को अटैच करने के काम आता है, दैट इज योर हुक। बेसल बॉडी क्या है, दिस इज योर बेसल बॉडी, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द हुक इज वेयर द बेसल बॉडी कम्स, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं एंड दिस इज योर सिंगल फ्लैजेला, दिस इज योर सिंगल फ्लैजेला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मिलता है, एक फिलामेंट मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, एक मिलेगा फिलामेंट, ठीक है, और ये हो जाता है हुक, ठीक है, और ये होगा बेसल बॉडी, और ये होगा बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये बेसल बॉडी मिलता है, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेटम को अटैच करने का काम आता है। दिस इज योर हुक, ठीक है, और यहां से निकला है फ्लैजेला। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ फ्लैजेला, ठीक है। The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. तो सरफेस से लेके बाहर तक के जो एक्चुअल में मोटिलिटी में काम आता है वो कौन सा पार्ट है, फिलामेंट वाला पार्ट, ठीक है। Besides flagella, पिलाई एंड फिम्ब्रिए, ठीक है, besides flagella, पिलाई एंड फिम्ब्रिए are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. This is so important. पिलाई और फ्लैजेला नहीं, पिलाई और फिम्ब्रिए क्या काम करते हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर्स है ये, लेकिन ये मोटिलिटी का काम नहीं करते। तो फिर क्या काम करते हैं, ये भी एक्सटेंशंस है, यस एक्सटेंशंस है, लेकिन स्मॉलर साइज के होते हैं। पिलाई बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, वैसे ही फिम्ब्रिए होते हैं। इनका काम क्या होता है समझेंगे। ओके, तो बेसिकली पिलाई और फिम्ब्रिए के बारे में समझना है। पिलाई आर elongated tubular structures made of special protein, तो ये elongated स्ट्रक्चर होते हैं। फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे प्रेजेंट होंगे वो। अगर ये कोई सेल वॉल है तो इसके ऊपर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि टूथपेस्ट के ऊपर बहुत ही छोटे ठीक है वो प्रेजेंट होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही ये सेल पर प्रेजेंट, टूथपेस्ट बोल रही हूँ, टूथब्रश के ऊपर जैसे प्रेजेंट होते हैं वैसे ही ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सब जगह से, ठीक है, सब जगह से प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाते हैं फिम्ब्रिए, और इनका साइज कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल नेचर के होते हैं। फिम्ब्रिए फिर काम क्या करते हैं, अगर ये मोटिलिटी में काम नहीं आते तो ये काम करते हैं सबस्ट्रेटम को अटैच करने में। जैसे कि अगर कोई पैरासिटिक बैक्टीरिया है और उसको उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म पे अटैच होके रखना है कि वो ब्लड फ्लो के साथ में या फिर दूसरी चीजों खाने वगैरह के साथ में वो भी फ्लो ना हो जाए, तो वो सबस्ट्रेटम को अटैच कैसे होके रखेगा, बिकॉज ऑफ दीज फिम्ब्रिए। ठीक है, तो पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पिलाई कैसे होते हैं, दे आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, लंबे होंगे ये थोड़े। ठीक है, साइज में सबसे छोटे कौन से होते हैं, फिम्ब्रिए। ठीक है, दे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल इन सम बैक्टीरिया, दे आर नोन टू हेल्प अटैच, ठीक है, अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स, ठीक है, इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू होस्ट टिश्यूज। ठीक है, तो इन अ रनिंग रिवर, एक एग्जाम्पल ले लो, वहां पे अगर रॉक्स में कोई बैक्टीरियाज मिल रहे हैं तो वो बैक्टीरियाज कैसे वहां पर रहेंगे, वाटर तो फ्लो हो रहा है काफी स्पीड में, तो बैक्टीरियाज कैसे मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज, ठीक है, फिम्ब्रिए की वजह से वहां पे मिलते हैं। तो पिलाई का भी यही काम है, ठीक है, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। तो शॉर्टकट में कैसे याद रख सकते हो, फ्लैजेला का काम मोटिलिटी, फ्लैजेला मोटिलिटी, रिलेटेड टू मोटिलिटी। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो फ्लैजेला क्या काम करते हैं, मोटिलिटी, लोकोमोशन। ठीक है, और पिलाई एंड फिम्ब्रिए का क्या काम है, दे हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। ऑलराइट, तो ये शॉर्टकट में याद रखना है कि फ्लैजेला का क्या रोल होता है एंड पिलाई एंड फिम्ब्रिए का क्या रोल होता है। जस्ट इन केस इफ यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ रिमाइंडिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, आप शॉर्ट नोट्स लिखो, तो वो क्विक रिविजन, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स जिसे हम बोलते हैं वही उसी का काम कर रहे होते हैं ये। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू मूव ऑन इज राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। अब मैंने क्या बताया था, राइबोसोम्स एक ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो आपको प्रोकैरियोट में भी मिलेंगे और यूकैरियोट में भी मिलेंगे, और दोनों में सेम मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में एक एडिशनल टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलते हैं। मैंने बताया था एक 70S होता है और एक 80S होता है। 80S वाला यूकैरियोट्स में मिलता है खाली, और 70S वाला प्रोकैरियोट्स में एज वेल एज यूकैरियोट्स में मिलता है। तो राइबोसोम्स के बारे में अभी वही नॉलेज आपको मिलने वाली है, उसके सब यूनिट्स के बारे में भी हम समझेंगे। और इंक्लूजन बॉडीज मैंने बताया था, इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज आर नथिंग बट द रिजर्व मटेरियल्स, ठीक है, स्टोरेज मटेरियल्स। बहुत से ऐसे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको स्टोर करना जरूरी होता है, तो वो किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, रिजर्व रहते हैं, ठीक है, वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में मिलेंगे। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये याद रखना है कौन सा ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन सा नहीं है। मैंने वीडियो की शुरुआत में, ठीक है, ये चीज समझा दिया है, ठीक है, कौन से मेम्ब्रेन बाउंड थे और कौन से नहीं थे। और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जितने भी है, ठीक है, वो सारे के सारे आपको कहाँ नहीं मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, मतलब कि वो बैक्टीरियल सेल्स में वैसे ऑर्गेनल्स नहीं देखे जाते। और कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट इवन इन यूकैरियोट, वो है राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स हमको दोनों जगह देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। इन ओके, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, इसको फिट कर लेते हैं विद द स्क्रीन और अब समझते हैं डिटेल में कि प्रोकैरियोट्स में कैसे मिलते हैं, यूकैरियोट्स में कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सिंस वी नो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मीजोसोम्स होते हैं इन मोनेरा किंगडम, ठीक है, बैक्टीरियाज के पास में, जो कि मीजोसोम्स के बहुत सारे, वो मल्टीफंक्शनल होता है, वो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है, वो सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आता है, और कहीं ना कहीं वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर जहां पर राइबोसोम्स मिलेंगे वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और क्योंकि मीजोसोम्स पे राइबोसोम्स मिलते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर राइबोसोम्स इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। अगर इसको समझना है डिटेल में तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर लुक हियर,
ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑलराइट, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर इस तरीके से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ये राइबोसोम्स उसको एक रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच्ड होंगे या फिर मेसोसोम पर अटैच्ड होंगे तो वो पूरा पर्टिकुलर पार्ट जो है किसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। तो राइबोसोम्स का बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, हमेशा यही फंक्शन में वो दिखेंगे, मेन फंक्शन है उनका वो है प्रोटीन सिंथेसिस। आप नेक्स्ट आपके पास में 12th स्टैंडर्ड में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखोगे, डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डिटेल में वो चीज उस चैप्टर में हम समझेंगे, ठीक है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो एक छोटा साइज, एक छोटा सब यूनिट होता है और एक बड़ा सब यूनिट होता है, इस तरीके से, ठीक है। एक छोटा सब यूनिट होता है, एक बड़ा सब यूनिट होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मोनेरा की, तो मोनेरा में देखेंगे तो एक होता है 50S, एक होता है ये छोटा सब यूनिट है और ये बड़ा सब यूनिट है। यहां पर कैसे टाइप का मिलता है, 70S वाला राइबोसोम मिलता है। तो इसके दो पार्ट्स कैसे बनते हैं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा सब यूनिट है, ठीक है। ये वाला कैसा होता है, ये आपके पास में आ जाएगा 30S सब यूनिट। एस यहां पर क्या है, तो स्वेडबर्ग यूनिट है, दिस इज योर स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट, दिस इज जस्ट यूनिट टू मेजर व्हाट द साइज ऑफ द राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के सब यूनिट्स की साइज मेजर करने के लिए हम स्वेडबर्ग यूनिट का यूज करते हैं। एक होता है 30S, एक होता है 50S, जो बड़ा सब यूनिट, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो 70S वाला राइबोसोम उसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये जो सब छोटा वाला सब यूनिट है, ये कैसा होता है, 50S सब यूनिट होता है। तो दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। ये याद रखना है, राइबोसोम में बस इतनी ही चीजें याद रखने की है कि भाई एक छोटा सब यूनिट होता है, एक बड़ा होता है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस में इनका क्या रोल है, देखो mRNA बन के निकलता है न्यूक्लियस के अंदर से, पता है ये चीज। HNRNA के फॉर्म में निकलता है। HNRNA जो है आगे जाके क्या बनता है, mRNA बनता है। तो सपोज दिस इज योर mRNA, ठीक है। यहाँ पर mRNA क्या है, मतलब एक तरीके का स्ट्रैंड होता है जिसके ऊपर क्या होना है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स जिसके ऊपर से निकल के आती है। mRNA क्या है, बेसिकली कोड लेके आया रहता है, तो इनके पास में एक साइड का कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। tRNA क्या करता है, मैसेज रीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर rRNA का काम आता है। rRNA क्या है, राइबोसोमल RNA, ऐसे RNA जिसके अंदर क्या अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स। तो इस तरीके से सब यूनिट्स होते हैं, ये छोटा वाला सब यूनिट है, ये बड़ा वाला सब यूनिट है। तो ये मिल गया, ये बन गया कि आपका राइबोसोम, दिस पार्ट इज योर राइबोसोम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक और एक लगा होगा, दिस इज योर राइबोसोम। एक छोटा सब यूनिट होगा, एक बड़ा सब यूनिट, एक छोटा सब यूनिट होगा, एक बड़ा सब यूनिट होगा। तो ये आपके क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स लगे होते हैं, यहाँ से tRNA आता है, ठीक है। tRNA यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, एक एक कोड लेगा और आगे पास आउट करेगा, और यहाँ से जो है आपका, ठीक है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मूव होता रहेगा और ये क्या बनाता जाएगा, प्रोटीन्स बनाते जाएगा, ठीक है। ये आगे मूव होगा, ये कोड देता रहता है। यहाँ से tRNA पर क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन बनता है। ये पूरा डिटेल में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड येट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो इसलिए अभी इतना समझ लो कि ठीक है, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पे राइबोसोम का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इतनी चीज याद रखनी है इस चैप्टर में। 50S 30S सब यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म व्हाट, 70S राइबोसोम्स, ठीक है। बार बार रिपीट करो, 70S छोटा नंबर है, कहां मिलता है, प्रोकैरियोट में। 80S बड़ा नंबर है, कहां मिलेगा, यूकैरियोट्स में, ठीक है। 70S प्रोकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है, दोनों जगह मिलता है, यूकैरियोट में भी मिलता है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रेट डायरेक्ट MCQ यहां से बनेगा, ठीक है। सेवरल, ठीक है, राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड व्हाट, पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम। जैसे मैंने बताया, अगर बहुत सारे ठीक है राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं mRNA पे, तो वो पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाता है, पॉलीसोम्स बनाता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लगे हुए, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स बोलेंगे, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो ये राइबोसोम्स बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली राइबोसोम्स का यही है कि राइबोसोम्स जहां पर भी प्रेजेंट होंगे वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा वहां पर राइबोसोम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सब टॉपिक है, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, येट बहुत इंपॉर्टेंट एंड ठीक है, फटाफट याद रखने वाला टॉपिक है। इसको कोई भूल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ उसको, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है,
ठीक है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। यही तो मैं बता रही हूँ आपको, पहले मेसोसोम आया, उसके बाद में इंक्लूजन बॉडीज आया, फिर वापस नीचे मेसोसोम आया, फिर अभी राइबोसोम आया, अभी वापस से इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज मैंने क्या बताया था, रिजर्व मटेरियल, वो किसके फॉर्म में होता है, रिजर्व पूरे एक ठीक है कलेक्शन होता है, वो किसका, बाय प्रोडक्ट्स का, केमिकल रिएक्शंस में जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म in form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system and live free in cytoplasm. freely present होते। Examples क्या है, examples बहुत important examples याद रखो, phosphate granules, जैसे कि फॉस्फेट रिलीज होता है जब भी एटीपी यूज कर रहे होते हैं ना, ये फॉस्फेट फ्री होता जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, राइट। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो एक एडीपी बनता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। तो वैसे बहुत सारे अगर फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो किसके फॉर्म में आपको मिलेगा, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इंक्लूजन बॉडीज बनाएगा। वैसे ही साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स कहाँ मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स वो होते हैं जो सैनो मतलब के पिगमेंटेड होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट के ग्रैन्यूल्स होते हैं वो, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन को जब तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, राइट। तो अगर एक्सेस ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, वी डू नॉट रिक्वायर ग्लूकोज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो ये किसकी बात हो रही है, बैक्टीरियाज की, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है, एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हमें पता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो अपने साइनोबैक्टीरियाज है, ये कैसे नेचर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर के, इनके पास में गैस वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो गैस वैक्यूल्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस गैस अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं, ये पहली चीज। दूसरा, इनके अंदर ठीक है वेस्ट मटेरियल्स भी होता है, सिंस इट इज अ वैक्यूल, ठीक है। ये सब इनका क्या होता है, काम बेसिकली रोल होता है, ठीक है। तो यहां पर खत्म हो जाता है प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इसके अंदर समझ लिया कि प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले तो एक डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स, मेन डीएनए, और उसके साथ में एक एडिशनल डीएनए भी होता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एडिशनल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, उसके पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठीक है सेल्स पढ़ लिए थे अकॉर्डिंग टू दैट साइज एंड शेप्स, ठीक है। पूरे ह्यूमन बॉडी में और या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे कितने तरीके के मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आरबीसीज है, नर्व सेल्स है, और प्लांट सेल्स कैसे कैसे होते हैं, ये हमने समझ लिया था, ठीक है। और ओवरव्यू ऑफ सेल में साइज वगैरह आ गई, ठीक है। उसके पहले सेल थ्योरी आ गई, सेल थ्योरी बहुत ही बेसिक, और मैंने बताया जैसे कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम आए हुए हैं। साइंटिस्ट के नाम कभी भी पूछा जा सकता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये खत्म हुआ, ठीक है। अभी ये वाला स्टेटमेंट भी याद रखने वाला था, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस। लिंक कर करके याद करोगे, समझोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। और कौन से किसके अंदर ऐड करने हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, ये पहले पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ आर नॉट वायरसेस, पीपीएलओ आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, निमोनिया कॉजिंग, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, मोनेरा में मिलेंगे, सिंस दे आर इंक्लूडेड अंडर बैक्टीरिया। तो ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, ये याद रखना है। दूसरा, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, बहुत सारे हमने प्रोकैरियोट्स के ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका सेल एनवेलप मॉडिफिकेशंस बहुत अच्छे से हो गया है। आई थिंक यहाँ पर इस पार्ट को खत्म कर देना चाहिए। अभी नेक्स्ट टाइम जब हम शुरू करेंगे, सो विल बी स्टार्टिंग विद यूकैरियोटिक सेल्स, एंड यूकैरियोटिक सेल्स बहुत लेंदी होने वाला है, एंड इनफैक्ट क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन है। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आने वाला है, ठीक है, दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। और उसके बाद में पूरा हर एक ऑर्गेनल जो यूकैरियोट्स में मिलते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ लेंदी, ठीक है, पार्ट, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में मैं छोड़ने वाली हूँ आई थिंक न्यूक्लियस वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट राइबोसोम्स तक के नेक्स्ट पार्ट में हो जाए, ठीक है, राइबोसोम्स या फिर साइटोस्केलेटन तक हो जाए। सो देन वी कैन स्टार्ट विद सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला से नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट क्यों बनाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि सीलिया फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो किसके साथ मैच कर रहा है, सेंट्रोसोम के साथ, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के साथ बेसिकली। तो दैट इज वाई वो क्या हो सकता है आपके लिए कोरिलेट करना ईजी हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको एक ही पार्ट में रख रही हूँ। तो सीलिया फ्लैजेला एंड देन सेंट्रोसोम, और फिर न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ये आपका लास्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद
यूकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर के सारे ऑर्गेनल्स करने की ट्राई करेंगे. टिल देन गुड बाय.